Hello students, so let's continue with the numerical number 13. ओके क्या लिखा है देखो, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है ना। मैं शॉर्ट में ये क्वेश्चन कंप्लीट करूँगा। सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी इन प्रीवियस क्वेश्चंस हैव आइडेंटिकल साइजेस। अब दो स्फीयर है, मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन में थे ना वही। ऐसा बोला कि मान लो दोनों सेम साइज़ के हैं और दोनों का चार्ज सेम है। कितना था? Q एंड Q। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोनों का चार्ज है Q एंड Q। ये है स्फीयर A एंड ये है स्फीयर B। और यहाँ पे मैं साइड में Q की वैल्यू लिख देता हूँ कि भाई Q क्या था हमारा 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। रेडी? ओके, ऐसा था। फिर क्या लिखा है? थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट। मतलब आपके पास एक सेम स्फीयर है जिसको हम बोलेंगे स्फीयर सी। तीनों के तीन सेम साइज के हैं। अभी इसके पास चार्ज कितना है भाई? 0, अनचार्ज है। इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट। अब इसको इसके साथ कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो क्या होगा? देखो, कॉन्टेक्ट में लाए, ये है ए और ये है सी। कॉन्टेक्ट में लाके फिर क्या करना है? उनको सेपरेट कर देना है। तो अब दोनों में कितना चार्ज हो जाएगा? तो भाई हाफ हाफ। ये कितना था? Q। ये कितना था? 0। तो Q प्लस 0/2 मतलब Q/2। मतलब अब दोनों में हाफ हाफ चार्ज हो जाएगा, Q/2 Q/2। ओके, देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकेंड। मतलब अब इसको क्या करना है? इसके साथ कॉन्टेक्ट में लाना है, इसी को। तो C और B को क्या करना है? कॉन्टेक्ट में लाना है। अभी C का चार्ज कितना है? Q/2 और B का चार्ज कितना है? Q। फिर यहाँ से वापस उनको क्या करना है? सेपरेट। भाई सेपरेट करने से क्या होता है कि चार्ज डिवाइड होता है। ये केस में कितना होगा? तो इसमें फॉर्मूला लगेगा Q/2 प्लस Q/2। जितने चार्जेस दोनों के होते हैं ना, इसका चार्ज था Q, इसका था 0, तो दोनों का एडिशन बाई 2। इसका चार्ज था Q/2 और इसका था Q, तो दोनों का एडिशन बाई 2। चलो, तो ये क्या आएगा? 2Q प्लस 3, मतलब ये हो जाएगा 3Q/4। तो अब दोनों में चार्ज हो जाएगा 3Q/4 और 3Q/4। थियरी पोर्शन में मैंने पढ़ाया था इसको। रेडी? ओके, व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी नाउ। तो अब ए और बी में कितना रिपल्सिव फोर्स होगा? तो ए और बी, चलो डिस्टेंस तो हमें सेम ही लेना है। अब मान लो कि अब वापिस से जो ए है वो ये है जिसका चार्ज है Q/2, ये है ए। अब बी है जिसका चार्ज हो गया 3Q/2 और 3Q/4 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज सेम 50 इंटू 10⁻²मीटर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या फोर्स लगेगा? F = K Q/2 3Q/4 डिवाइड बाय 50 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। मतलब K 3Q²/8 इंटू 50 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। रेडी? क्यू की वैल्यू क्या लेनी है भाई? क्यू की वैल्यू हमने यहाँ पे पहले से डिफाइन कर रखी है 6.5 इंटू 10⁻⁷। समझ में आया? चलो, तो अगर कोई क्वेश्चन रिपीट भी करना हो ना, कि मान लो कि भाई नहीं समझ में आ रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, कमेंट में लिख देना सर न्यूमेरिकल नंबर 13 फिर से रिपीट करना है। आपको दूसरे दिन वो रिपीट किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट, है ना। क्वेश्चन बड़ा इजी है, कुछ नहीं करना है, बस जिसको कांटेक्ट में लाते हैं ना, कांटेक्ट में लाने के बाद सेपरेट कर देना है। सेपरेट करने से क्या करने का?
चार्ज डिवाइड कैसे करने का, दोनों का चार्ज है उसको ऐड करो q प्लस 0 और उसको 2 से डिवाइड करो, जो आंसर बचा वो आंसर दोनों में लगेगा। ठीक है, सी और बी को कनेक्ट किया था तो दोनों के चार्ज को ऐड करो, Q2 प्लस टू Q2 प्लस Q डिवाइड बाई 2 करो, जो आंसर बचा वो आंसर दोनों में आएगा। सिंपल है ना। चलो, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल विच इज न्यूमेरिकल नंबर 14। भाई सेल्फ भी लिखते रहना, ऐसा ना हो कि भाई स्टूडेंट से ज़्यादा सर ने लिखा है ना। ये ऑनलाइन में तो ऐसा ही चल रहा है, सर ही लिखते जाते हैं, सर ही लिखते जाते हैं, स्टूडेंट्स को पता नहीं लिखते हैं नहीं लिखते हैं। कुछ नया एक जुगाड़ जुगाड़ करना पड़ेगा, आपके होमवर्क सबमिशन का भी कुछ करेंगे, है ना। आपकी एग्ज़ाम्स तो भी शॉर्ट टाइम में आएगी, चैप्टर बस देखो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आया है। ये हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। देखो पे अटेंशन स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर होगा, इसके बाद भी हम एक लेक्चर लेंगे। तब तक अगर पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं कंप्लीट होता है तो बाकी का आपको सेल्फ करना पड़ेगा। हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है सो डोंट वरी, उसको सर्कल बना के रखना, फिजिकली जब मिलेंगे तब हम स्टार्ट कर देंगे, है ना। चलो, न्यूमेरिकल नंबर 14। चलो, तो 14 नंबर न्यूमेरिकल में क्या है, फिगर शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ऐसा है कि भाई यहाँ पे एक प्लेट है, वो प्लेट पे यहाँ पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ पे एक प्लेट है, वो प्लेट पे भाई नेगेटिव चार्जेस है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे होगा, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। रेडी, ओके, नाउ सी आपको 3 चार्ज पार्टिकल दिए हैं एंड यू हैव ऑल्सो गिवन द पाथ ऑफ दिस 3 चार्ज पार्टिकल। देखो पहला चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, दूसरा है वो ऐसे जा रहा है, और तीसरा है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है। दिस वन इज द फर्स्ट, दिस वन इज द सेकेंड एंड दिस वन इज द थर्ड। रेडी, क्वेश्चन में क्या फाइंड करें, गिव द साइंस ऑफ द 3 चार्जेस, इसमें से कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। रेडी, चलो, सो इसमें रूल क्या लगेगा, देखो रूल, व्हेन charge particle is placed in electric field, F is equal to QE force will act on it। ठीक है, चार्ज पार्टिकल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ना तो उस पर फोर्स लगता है, ये हमने बहुत बार ये चैप्टर में पढ़ा है। कितना लगता है, इतना। कौन सी डायरेक्शन में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स तो इतना ही लगेगा, कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मान लो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन, एंड इफ इट इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल देन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है और चार्ज पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऊपर, मतलब ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पहला चार्ज पार्टिकल होगा नेगेटिव, दूसरा भी होगा नेगेटिव, तीसरा जो है वो नीचे जा रहा है, मीन्स इन द सेम डायरेक्शन, मीन्स थर्ड होगा हमारा पॉजिटिव। Which particle has the highest charge to mass ratio? So what is the charge to mass ratio? Pay attention. Charge to mass ratio, जिसको हम बोलेंगे Q बाय M, एंड ये जो क्वांटिटी है इसको स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं।
तो किसका स्पेसिफिक चार्ज ज़्यादा होगा, तो उसका भी एक रूल है, ऑलवेज रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स। डिफ्लेक्शन is directly proportional to the charge to mass ratio। मतलब ये याद रखना, जिसका चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा होगा ना, उसका डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा, है ना। जिसका चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा होगा, उसका डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा। भाई तो डिफ्लेक्शन क्या होता है? डिफ्लेक्शन मतलब ये कौन कितना ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर लेता है अपने पाथ से। सो यहाँ पे देखो 1 है, 2 है एंड 3 है। 3 में डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, तो थर्ड चार्ज पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा होगा। ये हो गया आपका आंसर। रेडी? चलो अब लेट्स मूव टुवर्ड्स द सम नंबर 15। कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 3 into 10⁻³ I कैरेट न्यूटन पर कूलम। मीन्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो एक्स एक्सिस पे है। ये एक्स एक्सिस है और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे है। What is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to YZ plane। मतलब देखो, अगर इसको अच्छे से विजुलाइज करें ना, तो ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। मीन्स व्हाट वी कैन से, दिस वन इज द जेड एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस है। आपका प्लेन कौन से आपका जो प्लेन है ना, वो वाई जेड प्लेन में है, मतलब वो ऐसा है, ठीक है। ये y और z, ये z है, तो आपका प्लेन ऐसा है, y और z ऐसे इस टाइप का है। मतलब अगर अच्छे से देखने जाऊँ तो ऐसा है, ये y है और ये है z। तो आपने प्लेन ऐसे रखा है, प्लेन ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में से पास हो रहा है। तो E और A के बीच का एंगल कितना होगा? देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखे कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E A cos थीटा, वेयर थीटा इज अ एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस में ही है, ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर कहाँ होता है? तो प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये भी प्लेन का परपेंडिकुलर है। मतलब E और A दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0। सो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E A cos 0, cos 0 हो जाएगा 1। सो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E इंटू A। अब इसमें वैल्यू रखो, E की वैल्यू क्या है भाई? 3 इंटू 10⁻³ और एरिया, भाई आपका जो प्लेन है, ये जो ऐसा आपने रखा है, ठीक है। अब ये 10 सेंटीमीटर लेंथ और विड्थ में है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? तो 10 इंटू 10⁻², ये हमने मीटर में कन्वर्ट किया, इंटू 10 इंटू 10⁻² लेंथ इंटू विड्थ, तो मतलब हो गया टोटल एरिया। क्या हो गया? लेंथ इंटू विड्थ मतलब हो गया टोटल पूरा एरिया। ये ई हो गया और ये एरिया, लेंथ इंटू विड्थ। तो इन सबको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 10⁻² आई कैरेट। रेडी? सॉरी नहीं, आपका आंसर आएगा 30 वोल्ट पर मीटर। सॉरी, क्या होगा? 30 वोल्ट पर मीटर। ये हो गया आपका फ्लक्स। आपका आंसर आएगा 30 वोल्ट मीटर, ये हो गया आपका फ्लक्स। रेडी? नाउ पे अटेंशन। बी पोर्शन में क्या बोला है? In the B portion they are saying that what is the flux through the same square if the normal to its plane makes an angle 60 with the x axis। मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा ही है एक्स एक्सिस पे,
बट आपका प्लेन जो है ना वो लिटिल बिट अब टिल्ट हो गया है, मतलब अब उसका एरिया वेक्टर ऐसा है, मीन्स योर एरिया वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। तो अब फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 60, where this angle is between E and A. So flux phi is equal to E की वैल्यू होगी 3 × 10⁻³ और एरिया होगा हमारा 10 × 10⁻² इंटू 10 × 10⁻² एंड cos 60। तो cos 60 की वैल्यू होगी हमारी 1/2। तो फ्लक्स हमारा मिल जाएगा 15 वोल्ट इंटू मीटर। रेडी, चलो सिंपल ना। ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। व्हाट इज द सम नंबर 16, छोटा सा ये इसमें आ जाएगा इतने में। व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड in previous question through a cube of side 20 centimeter oriented so that its faces are parallel to the coordinate plates। मतलब कि देखो ये जो एक साइड थी ना, ऐसा नहीं, वो बोल रहा है कि भाई पूरा क्यूब है, ठीक है। तो देखो ये है हमारा अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा ही है। रेडी, चलो, सो इसका फ्लक्स क्या होगा, तो इसका डायरेक्टली फ्लक्स हो जाएगा 0। थियरी पोर्शन में बहुत बार मैंने पढ़ा है कि अगर जितनी फील्ड लाइंस प्लेन के अंदर जाती है उतनी ही अगर बाहर आती है तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। अगर आपके पास पूरा बंद एक शेप है, क्लोज्ड सरफेस है, तो जितना फ्लक्स जाएगा अंदर, अगर उतनी फील्ड लाइंस बाहर आ रही है तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा 0। बिकॉज जो लाइंस अंदर जाती है वहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा नेगेटिव, और जो लाइंस बाहर आती है वहाँ पे फ्लक्स होता है पॉजिटिव, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा 0। रेडी, चलो, सो इट्स वेरी सिंपल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्या लिखना है उसके लिए नोट्स मैंने आपको सेंड कर दी है ऑलरेडी। ओके, सो सम नंबर 17, careful measurement of the electric field at the surface of a black box indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8 × 10⁻³ मतलब देखो कि आपके पास है ना पूरा एक ब्लैक बॉक्स है। व्हाट डू यू मीन बाय द ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स मतलब ऐसा बॉक्स कि जिसमें से कुछ भी बाहर, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा कि अंदर क्या है। मान लो ये आपका ब्लैक बॉक्स है, बस डेटा में इतना किया दिया है कि इसमें से कुछ फील्ड लाइंस बाहर आ रही है ना, ये बॉक्स में से कुछ भी फील्ड लाइंस बाहर आती है। और अभी मैंने आपको प्रीवियस में पढ़ाया था कि अगर फील्ड लाइंस बाहर आती है तो हम फ्लक्स कैसा बोलते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी देखो आपकी फ्लक्स की जो वैल्यू है, वो फ्लक्स की वैल्यू आपको पॉजिटिव दे रखी है, कितनी है, 8 × 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो फाइंड ये करना है कि ये बॉक्स के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा। सिंपल, गॉस लॉ, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन 0। सो फ्लक्स फाई की वैल्यू हमें दे रखी है 8 × 10⁻³ एंड समेशन क्यू हमें फाइंड करना है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन 0 जिसकी वैल्यू है 8.85 × 10⁻12। सो समेशन क्यू, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 8 × 10⁻³ इंटू 8.85 into 10⁻12, so summation q is equal to 7.08 into 10⁻8 coulomb. This is the total charge which is inside the box. Now flux B, option B, if the net outward flux through the surface of the box were 0, अगर जो टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स ही हमारा 0 है, could you conclude that there were no charge inside the box, why or not। चलो अब ये कह रहे हैं कि मान लो कि टोटल फ्लक्स हमारे बॉक्स का है 0, तो अंदर चार्ज होगा कि नहीं होगा, why। सो वी कैन राइट द फॉर्मूला फ्रॉम गॉस लॉ
वी कैन से फ्लक्स फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन ज़ीरो। ठीक है, ये फ्लक्स का फॉर्मूला है, वेयर समेशन क्यू इज द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। तो फ्लक्स कितना है हमारा, ज़ीरो, दैट मीन्स ज़ीरो इज इक्वल टू समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन ज़ीरो। दैट मीन्स समेशन क्यू इज इक्वल टू, इसको अगर यहाँ पे ले जाओगे समेशन क्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। मीन्स क्या है कि टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस इज ज़ीरो, hence we can say no charge is enclosed by the cube। ये जो क्यूब है उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। सो ये हो गया हमारा 17 क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। ठीक है, चलो कुछ भी डाउट होगा व्हाट्सएप कर मैसेज कर देना, आई विल गिव यू द आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।